अच्छा, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। देखिए, आमतौर पर एक ऐसा पल जरूर आता है जब किसी टेबल पर टीएस एलियट की कोई बहुत ही डीप या क्लासिक कविता रखी होती है। हाँ, और दूसरी तरफ टीवी पर स्टीवन स्पिलबर्ग की कोई हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म चल रही होती है, या फिर कोई मसालेदार ओवर द टॉप सोप ऑपरा ही चल रहा हो। सही कहा, जहाँ कैरेक्टर्स एक दूसरे पर बस चिल्ला रहे हैं और चाहते हुए भी, मतलब लोग उस महान साहित्य को छोड़कर उस ड्रामेबाजी को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, और इसको अक्सर एक गिल्टी प्लेजर का टैग दे दिया जाता है। लोग खुद को इंटेलेक्चुअल ना होने के लिए थोड़ा कोसते भी है इस बात पर। वही तो। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में मैं सोच रही थी कि हम इस गिल्ट को पूरी तरह से खत्म कर दें, क्योंकि इस बिहेवियर के पीछे कोई इंटेलेक्चुअल फेलियर नहीं है, बल्कि लाखों सालों का हार्ड कोर इवोल्यूशनरी साइंस छुपा हुआ है। एग्जैक्टली, और यही साइंस हमारे आज के इस एक्सप्लोरेशन का आधार है। हम असल में वाई यू लाइक स्पीलबर्ग मोर देन टीएस एलियट नाम के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर की तह तक जाएंगे। हाँ, वो चैप्टर बहुत दिलचस्प है ना? इस टेक्स्ट की शुरुआत में ही एक बड़ी सिंपल सी पर बहुत पावरफुल इमेज है, एक स्टिक फिगर की। वही साधारण सी आकृति जो हम सब ने कभी ना कभी ड्रॉ की होगी बचपन में। हाँ, एक गोला और कुछ लाइंस बस। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये स्टिक फिगर किसी आर्ट क्लास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उस यूनिवर्सल ह्यूमन का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि दुनिया की किसी भी कोने में रहने वाला इंसान, चाहे उसकी भाषा या कल्चर कुछ भी हो, बायोलॉजिकली अंदर से बिल्कुल एक जैसा ही वायर्ड है। तो मतलब हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर या हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स, ये सब कुछ एक कॉमन ब्लूप्रिंट पर आधारित है। सही पकड़ा, एक यूनिवर्सल बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। और आज का हमारा मिशन इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करना है। हम ये जानेंगे कि कैसे हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और हमारे दिमाग की इंटरनल वायरिंग हमारी मीडिया चॉइसेस को डिक्टेट करती है। मतलब हमारा अटेंशन स्पैन और हमारा एंटरटेनमेंट चॉइस, सब कुछ बिना किसी भारी टेक्निकल जार्गन के। हाँ बिल्कुल, हम इस बात को अनपैक करेंगे कि आखिर हमारा दिमाग इस हिंसा, रोमांस और स्क्रीन पर चलने वाले ड्रामा की तरफ आचुंबक की तरह क्यों खिंचता है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे में उतरते हैं। अगर हम प्योर साइंस के नजरिए से देखें तो आमतौर पर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को एक ड्राई या एकेडमिक फील्ड माना जाता है, लेकिन अगर इसके कोर में झांक कर देखा जाए तो इसमें एक टॉप रेटेड सोप ऑपरा वाले सारे मसाले मौजूद होते हैं। सोप ऑपरा वाले मसाले? बिल्कुल, इसमें रोमांस है, एग्रेशन है, सर्वाइवल की जंग है, और सबसे बढ़कर डिसेप्शन या धोखा है। टीम वर्क और कॉन्स्पिरेसी से लेकर बच्चों की परवरिश और लंबे चेज सीक्वेंसेस तक सब कुछ इस फील्ड का हिस्सा है। और परिवार के आपस के इंटेंस झगड़े भी। हाँ, वो तो सबसे जरूरी है। सच तो यह है कि रिसर्चर्स चाहे इसे जितना भी स्टेराइल या ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करें, आने वाले समय में एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के पेपर्स किसी एकेडमिक जर्नल से ज्यादा मैक्सिम या कॉस्मोपॉलिटन या 17 जैसी मैगजीन्स के कवर स्टोरी जैसे लगने वाले हैं। ये कंपैरिजन बहुत सटीक है। इस बात को क्लियर करने के लिए सोर्स मटेरियल में एक बड़ा ही मजेदार काल्पनिक स्क्रिप्ट का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो स्क्रिप्ट राइटर वाला एग्जाम्पल। सही। सोचिए, एक स्क्रिप्ट राइटर अपने नए शो का प्लॉट सुना रहा है। वो कहता है कि ऐसा करते हैं कि रिबेका को लैंस के साथ सुलाते हैं। अब लैंस दरअसल उसकी अपनी बहन डेस्टिनी का पति है, और इन दोनों बहनों के बीच पहले से ही प्रॉपर्टी को लेकर एक लंबा कोर्ट केस चल रहा है। एग्जैक्टली। फिर अचानक डेस्टिनी उन दोनों को एक साथ पकड़ लेती है और एपिसोड ठीक उस वक्त फ्रीज होता है जहां दोनों बहनें एक दूसरे को जान लेने वाली नजरों से घूर रही हैं। अब देखा जाए तो ये एक टिपिकल डे टाइम टीवी कचरा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये डायरेक्ट हम प्लिस्टोसीन युग के बटन्स को दबाता है जो हमारे दिमाग में सेट हैं। प्लिस्टोसीन युग के बटन्स, थोड़ा इसको आसान करते हैं। दरअसल हमारे एंसेस्टर्स इन्हीं कॉम्प्लेक्स सोशल और मीटिंग डायनामिक्स को समझकर ही सरवाइव कर पाए थे। या एरिस्टोटल का एक ऑब्जर्वेशन बड़ा फिट बैठता है। उन्होंने अपनी पोएटिक्स में पॉइंट आउट किया था कि जो बेवकूफाना है वही हमेशा ड्रामेटिक होता है। जो बेवकूफाना है वही ड्रामेटिक होता है। क्या बात है। सटलिटी या इंटेलेक्चुअल डेप्थ का रॉ ड्रामा में कोई खास काम नहीं है। जो मास एंटरटेनमेंट हमें परोसा जाता है वो अपने आप में एक एग्जैजरेटेड रियलिटी होती है। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस या लॉजिकल माइंड है, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, वो तो अच्छी तरह जानता है कि ये सब स्क्रीन पर चलने वाली बकवास नकली है। वहां कोई असली खतरा या रोमांस थोड़ी ना है। वही तो पैराडॉक्स है। नियोकॉर्टेक्स जानता है, पर इसके बावजूद हमारी जो एंशिएंट इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि वो हमें उस स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देती।
वो उस फेक ड्रामा को रियल सर्वाइवल डेटा की तरह प्रोसेस करती हैं। ये बड़ी अजीब सी कश्मकश है। एक तरफ दिमाग जानता है कि क्या चल रहा है और दूसरी तरफ लोग उसमें पूरी तरह फंस जाते हैं। तो आखिर इस कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? यहां बात आती है हमारे स्कल के अंदर चल रही उस लगातार जंग की। ये जंग हमारे 3 अलग-अलग दिमागों के बीच चल रही है। 3 दिमाग, ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा है कि इंसान के पास एक नहीं बल्कि 3 दिमाग हैं जो आपस में बिल्कुल अग्री नहीं करते। न्यूरोसाइंटिस्ट पॉल मैकलीन का ट्रायून ब्रेन कॉन्सेप्ट इस पैराडॉक्स को बहुत खूबसूरती से समझाता है। ये लगभग 300 मिलियन साल के एवोल्यूशन का फाइनल प्रोडक्ट है, जहां नेचर ने पुराने मॉडल्स को डिस्कार्ड करने के बजाय उनके ऊपर ही नए अपडेट्स इंस्टॉल कर दिए। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है पर पुराना बेस वही रहता है। बिल्कुल। इसे हम 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स में समझ सकते हैं। सबसे डीप और सबसे पुराना हिस्सा है हमारा रेप्टिलियन हाइपोथैलेमस। इसको सर्वाइवल के सिवा और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इसकी प्रोग्रामिंग शायद उन 5 टर्म्स पर चलती है ना? हाँ, वो फेमस 5 Fs: फीडिंग, फाइटिंग, फ्लीइंग, फ्लॉकिंग और फॉर्निकेटिंग। यानी खाना खाना, लड़ना, भागना, झुंड में रहना और प्रजनन करना। इससे बस अपने जीन्स आगे बढ़ाने हैं और जिंदा रहना है। कोई फिलॉसफी नहीं, कोई इमोशन नहीं। और फिर उसके ठीक ऊपर आता है मम्मेलियन लिम्बिक सिस्टम, जो कि हमारा इमोशनल कोर है। उम्मीद, गुस्सा, प्यार, एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग, ये सब इसी लेयर में प्रोसेस होता है। सही कहा। ये हिस्सा इंश्योर करता है कि लोग एक दूसरे की फिक्र करें, बच्चों को पालें और ग्रुप्स में इमोशनल कनेक्शंस बनाएं। और उसके भी ऊपर जो सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ा हिस्सा है, हमारा नियोकॉर्टेक्स। ये वो इंटेलेक्चुअल पावर हाउस है जो पोएट्री लिखता है, स्पेस मिशंस प्लान करता है और बाकी दोनों पुराने इम्पल्सिव दिमागों को तामे करने की लगातार कोशिश करता रहता है। ये हायर लेवल थिंकिंग और लॉजिक का सेंटर है। और मजेदार ट्विस्ट ये है कि एवोल्यूशन ने इन तीनों को एक परफेक्ट सीमलेस मशीन की तरह इंटीग्रेट नहीं किया है। ये कैसे? ये ऐसे है जैसे एक ही कंपनी में 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हों जो एक दूसरे से ठीक से बात ही ना करते हों। इनके बीच लगातार एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। एक छिपकली या रेप्टाइल को कभी ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं होता कि सामने वाले पर अटैक करना एथिक्स के खिलाफ तो नहीं है, या उसके साथ मेट करना सोसाइटी में कैसा लगेगा। बिल्कुल, वो बस इंस्टिंक्ट पर एक्ट करते हैं। पर इंसान की प्रॉब्लम यह है कि उसका नियोकॉर्टेक्स लगातार इस रेप्टिलियन ड्राइव को एनालाइज और जज करता रहता है। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए पॉप कल्चर में काफी बेहतरीन एनालॉजीज मिलती हैं, जैसे सिगमंड फ्रॉइड का ईगो, आइड और सुपर ईगो वाला फ्रेमवर्क, या फिर वो कार्टून्स जहां कैरेक्टर के एक कंधे पर शैतान बैठकर कुछ गलत करने को उकसाता है और दूसरी तरफ फरिश्ता रोकती है। पर सबसे सटीक एनालॉजी स्टार ट्रेक की लगती है। स्टार ट्रेक? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दिमाग के अंदर कमांडर स्पॉक, डॉक्टर मकॉय और कैप्टन कर्क आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं। नियोकॉर्टेक्स बिल्कुल स्पॉक की तरह है, कोल्ड, लॉजिकल और एनालिटिकल। और लिम्बिक सिस्टम डॉक्टर मकॉय की तरह हाइपर इमोशनल और पैशनेट है। और बेचारा ह्यूमन अस्तित्व कैप्टन कर्क की तरह इन दोनों एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स के बीच फंसा हुआ फैसला लेने की कोशिश कर रहा है। ये स्टार ट्रेक वाली तुलना वाकई बहुत एक्यूरेट है। इस पावर स्ट्रगल में एक न्यूआंस ये भी है कि भले ही नियोकॉर्टेक्स कितना भी एडवांस्ड क्यों ना हो, जहां आपस में बॉन्डिंग या गहरे कनेक्शंस की बात आती है, वहां पुराना सर्किटरी ही काम आता है। जैसे जब लोगों को अपने पेट डॉग्स से बहुत लगाव होता है। हाँ, वो कनेक्शन इसीलिए नहीं बनता क्योंकि इंसान और कुत्ते बैठकर फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हैं। वो कनेक्शन इसीलिए बनता है क्योंकि दोनों के पास एक जैसा मैमेलियन लिम्बिक सिस्टम है। डर, गुस्सा, खुशी और अटैचमेंट, ये यूनिवर्सल मैमेलियन इमोशंस हैं। तो एवोल्यूशन ने चाहे हमें सुपर कंप्यूटर्स जैसा नियोकॉर्टेक्स दे दिया हो, पर जज्बाती जुड़ाव आज भी उन्हीं पुराने शेयर्ड बायोलॉजिकल पाथवेज के जरिए ही होता है। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लगातार चलने वाली इंटरनल जंग का हमारे रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट या मीडिया कंजम्पशन से क्या कनेक्शन है? वही कि जब लोग थक-हार के सोफे पे बैठते हैं और हाथ में रिमोट लेकर बेमकसद चैनल सर्फ करते हैं, तो आखिर वही कंटेंट उन्हें क्यों रोक पाता है जिसके बारे में उनका स्पॉक जैसा लॉजिकल दिमाग लगातार कह रहा होता है कि ये बिल्कुल ट्रैश है। अगर हम इसको मैस मीडिया और एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री से कनेक्ट करें तो इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाती है। ध्यान खींचने का मुकाबला बहुत फियर्स है। अगर किसी एडवर्टाइजर या टीवी प्रोड्यूसर का पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है
ऑडियंस का अटेंशन हुक करने के लिए, तो वो अपना दाव किस पर लगाएगा? क्या वो नियोकॉर्टेक्स को टारगेट करके कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देगा, या लिम्बिक सिस्टम को हिट करके कोई डीप इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा? देखिए, इन दोनों में वक्त लगता है, इसलिए सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती है सीधा हाइपोथैलेमस को टारगेट करना। पावर, सेक्स, अग्रेशन और बेसिक सर्वाइवल ट्रेट्स पर खेलना। बिल्कुल, मास अटेंशन को कैप्चर करने की रेस में वही कंटेंट जीतता है जो सीधे सबसे पुराने फास्ट रिएक्टिंग रेप्टिलियन दिमाग को ट्रिगर करता है। हॉलीवुड स्टूडियो से लेकर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज तक सब यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट तब और क्लियर हो जाता है जब रियल वर्ल्ड चॉइसेस देखते हैं। एक तरफ फिलोसोफर इमैनुअल कांट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जैसा डेंस और महान काम है, जो नियोकॉर्टेक्स के लिए एक दावत जैसा है, और दूसरी तरफ जेरी स्प्रिंगर शो का एक मसालेदार एपिसोड है, जहां कोई गेस्ट नेशनल टेलीविजन पर पैसे के लिए अपनी ही फैमिली को धोखा देने की बातें कर रहा है। नियोकॉर्टेक्स याले कितनी ही दुहाई दे कि कांट को पढ़ना इंटेलेक्चुअली सुपीरियर चॉइस है, लेकिन बैकग्राउंड में बैठा रेप्टिलियन दिमाग पूरी ताकत से उस ट्रैशी शो की तरफ फोकस शिफ्ट करवा देता है। और इंसान यही सोचता रह जाता है कि फिलॉसफी कल पढ़ लेंगे, पहले ये तो देखूंगी इस औरत का आगे क्या होने वाला है। ये लॉजिकल डिफीट नहीं, बायोलॉजिकल विक्ट्री है। यहाँ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एक और डीपर इंसाइट देती है। जो ह्यूमन ट्रेट्स आमतौर पर उथले या शैलो माने जाते हैं, जैसे लालच, जेलसी, स्टेटस की भूख या गुस्सा, वो बायोलॉजी के नजरिए से उतने ही प्रोफाउंड और गहरे हैं जितने की नोबल ट्रेट्स। सही बात है। बच्चों से अनकंडीशनल प्यार, जस्टिस की डिमांड या दोस्तों के प्रति वफादारी, मॉरल कॉम्पस चाहे इन दोनों सेट ऑफ ट्रेड्स को अलग अलग जज करे, लेकिन एवोल्यूशनरी स्केल पर ये दोनों ही सर्वाइवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहे। ये शैलो और प्रोफाउंड बिहेवियर्स दरअसल एक ही विकासवादी सिक्के के दो साइड हैं। यही वजह है कि स्क्रीन पर चलने वाला ड्रामा सिर्फ एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट नहीं है, वो हमारे डीएनए में हार्ड वायर्ड है। जैसे जब किसी अंडरडॉग की कहानी देखकर या किसी मुश्किल चेस सीक्वेंस में हीरो को बचता देखकर हार्ट रेट बढ़ जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसका क्रेडिट सिर्फ डायरेक्टर के कैमरा एंगल्स को नहीं जाता। उसका डायरेक्ट लिंक इस बात से है कि हमारे एंसेस्टर्स ने सच में प्रेडेटरी खतरों से ऐसी ही रेसेस जीती हैं, जो ऐसी डेडली सिचुएशंस में रिएक्ट नहीं कर पाए, वो इस एवोल्यूशन की रेस से बाहर हो गए। एक तरह से एक थ्रिलिंग एक्शन मूवी देखना उन एंसेस्ट्रल सर्वाइवल विक्ट्रीज को एक सेफ एनवायरनमेंट में दोबारा जीना जैसा है। और इमोशंस के लेवल पर इसका सबसे असरदार एग्जाम्पल अनाथ बच्चों की कहानियों में मिलता है, चाहे वो चार्ल्स डिकेंस की कोई क्लासिक नॉवल हो या फिर ऑल माय चिल्ड्रन जैसा कोई सोप ऑपरा। अगर स्टोरी में कोई हेल्पलेस अनाथ बच्चा है जिसे एक लविंग फैमिली मिल रही है, तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान के गले में भी इमोशन का एक लंप आ जाता है। और अगर कोई विलेन उस बच्चे को परेशान कर रहा है, तो जो आउटरेज और गुस्सा महसूस होता है वो कंप्लीटली विसरल होता है। ये कोई चीप इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि हमारी बायोलॉजी का एग्जैक्ट वर्किंग मैकेनिज्म है। और इस इमोशनल रिस्पॉन्स के पीछे भी अलग अलग लेयर्स हैं। गुस्सा आना या विलन को पनिश करने की डिजायर बहुत ही इंस्टेंट और नेचुरल लगता है, लेकिन एक अनजान अनाथ के लिए एम्पैथी महसूस करना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। हाँ, ये एम्पैथी वाला पार्ट थोड़ा नया लगता है एवोल्यूशन में। वही तो, गुस्सा आना बहुत पुरानी और रिलेटिवली सिंपल एवोल्यूशनरी ट्रिक है। हमारे लिम्बिक सिस्टम ने मिलियन सालों पहले ये सीख लिया था कि दूसरे ट्राइब के लोगों को दुश्मन मानना है और थ्रेट्स के खिलाफ अग्रेसिव होना है। नियोकॉर्टेक्स के फुली डेवलप होने से बहुत पहले ही गुस्सा हमारी प्रोग्रामिंग में सेट था। पर किसी बिल्कुल अनजान नॉन किन इंडिविजुअल के दर्द को अपना दर्द समझना, यानी प्योर एम्पैथी शो करना, यह एवोल्यूशन का एक बहुत ही न्यूली डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स टूल है। और स्ट्रेंजर्स के साथ लार्ज ग्रुप्स में कोलैबोरेट कर पाना इस एम्पैथी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। यही इंसान की सबसे बड़ी एवोल्यूशनरी सक्सेस स्टोरी है। तो इस सारे डीप डाइव के बाद अब हम उस सवाल पर आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। टी.एस. एलियट की डीप कविता वर्सेस स्टीवन स्पिलबर्ग का मास एंटरटेनमेंट। आखिर स्पिलबर्ग एलियट से ज्यादा क्यों पसंद आते हैं? फैक्चुअल आंसर सिंपल है। एंशिएंट ट्राइब्स में जब रिटन लैंग्वेज नहीं थी, तब पोइट्री या कविता का मेन पर्पस था इन्फॉर्मेशन, लॉज और कल्चर को ईजिली मेमोराइज करके अगली जनरेशन तक पास करना। पर टी.एस. एलियट की पोइट्री एब्स्ट्रैक्ट और हाईली इंटेलेक्चुअल है। अगर एलियट के वर्ड्स हमारे सर्वाइवल जीन्स या प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को उसी लेवल पे स्टिमुलेट करते जैसे कि सर्वाइवर जैसा रियलिटी शो करता है, तो उनकी पोएम स्कूल में जबरदस्ती नहीं पढ़ानी पड़ती। लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ आकर्षित होते। और यही स्पीलबर्ग की जीनियस है। लोग अपनी हार्ड अर्न्ड मनी खर्च करके
स्पीलबर्ग की मूवी में एक डायनासोर चेस सीन या एलियन अटैक देखने इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट उन प्रेडेटर प्रे इंस्टिंक्ट्स को इग्नाइट करता है जिन्होंने हमारा पूरा एंडोक्रिनोलॉजिकल सिस्टम डिजाइन किया है। सोसाइटी के जो कल्चरल एलीट हैं, जो क्लेम करते हैं कि उनका टेस्ट बहुत रिफाइंड है, उन्हें शायद डिस्क्रीट चार्म ऑफ द बुर्जुआजी जैसी स्लो और फिलोसॉफिकल फिल्में पसंद आती हों। लेकिन टाइटैनिक जैसी फिल्म जब ग्लोबल लेवल पर टोक्यो से लेकर टोरंटो तक हिट होती है तो वो किसी कल्चरल न्यूआंस की वजह से नहीं होती। वो इसीलिए होती है क्योंकि लाइफ एंड डेथ डेंजर, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट और प्राइमल रोमांस डायरेक्टली हमारे ट्रायून ब्रेन के बेस लेयर्स को हिट करते हैं। आर्ट को हम चाहे जितना भी सब्जेक्टिव मान लें, एंड में हर बड़ा आर्टिस्ट कुछ यूनिवर्सली टैप करने की कोशिश करता है। तो अगर हम इस पूरे डिस्कशन को सिंथेसाइज करें और देखें कि प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका क्या फायदा है, तो ये एनालिसिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस दौर में एक बहुत बड़ा टूल बन जाता है। कैसे? जब ये समझ आ जाता है कि हमारा ध्यान किस तरह से बायोलॉजिकली हाईजैक हो रहा है, तो हम अपना मीडिया कंजम्पशन फिल्टर कर सकते हैं। हम कॉन्शियसली पॉज लेकर एनालाइज कर सकते हैं कि इस वक्त फैसला कौन ले रहा है, नियोकॉर्टेक्स या हाइपोथैलेमस। ये बहुत ज़रूरी है और इसका सबसे लिबरेटिंग एस्पेक्ट ये है कि पॉप कल्चर या कमर्शियल एंटरटेनमेंट को एंजॉय करने से जुड़ी सारी शर्म खत्म हो जाती है। ये कोई मॉरल फेलिंग नहीं है, ये बस मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अपना काम कर रहा है। ये सेल्फ अवेयरनेस वाकई एम्पावरिंग है। सच में। और इस गहरी चर्चा को रैप अप करते हुए मैं एक आखिरी और बहुत ही माइंड बेंडिंग फैक्ट उस ओरिजिनल स्टिक फिगर वाली इमेज के बारे में रखना चाहती हूँ। एक कलाकार हमेशा उस यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को ढूंढने की कोशिश करता है जो सब में कॉमन हो, लेकिन स्ट्रिक्टली बायोलॉजिकल टर्म्स में ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी एक्सेप्शन के इस धरती के हर इंसान में बराबर है? वो है हमारे इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस, हमारी वो प्रतिक्रियाएं जिन पर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, जो कंप्लीटली ऑटोमेटिक है। हाँ, और हैरान की बात यह है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर ठीक 8 इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस आइडेंटिफाई किए गए हैं और मास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी एग्जैक्टली 8 ही यूनिवर्सल जॉनर्स होते हैं। ये कोई मेरे कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये डेटा पॉइंट सीधे तौर पर प्रूव करता है कि हमारा एंटरटेनमेंट हमारी बायोलॉजी की एक मिरर इमेज है। लेकिन यहाँ सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगली बार जब किसी एक्शन थ्रिलर का क्लाइमैक्स देखकर सांसें अटक जाएं या किसी इंटेंस इमोशनल सीन को देखकर आंसू बहने लगें, तो 1 सेकंड के लिए पॉज जरूर लेना और खुद से ये पूछना कि क्या वाकई उस फिक्शनल कहानी को एंजॉय किया जा रहा है या फिर रगों में दौड़ने वाला लाखों साल पुराना डीएनए और स्कल के अंदर छुपा वो एंशिएंट रेप्टिलियन दिमाग आगे बैठकर उस एंटरटेनमेंट का रिमोट कंट्रोल चला रहा है। इस फैसिनेटिंग सवाल के साथ इस एक्सप्लोरेशन को यहाँ विराम देते हैं। नए पर्सपेक्टिव्स और डीप इनसाइट्स का ये सफर यहाँ मुकम्मल होता है।